वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रश्न कोड 902 है और इसके हम 2020 से 25 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं जो कि एमसीक्यू के रूप में आए हैं, 15-15 क्वेश्चन हैं जिन्हें मैंने वस्तुनिष्ठ रूप से सजा लिया है, यानी कि 4 ऑप्शन के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो सरल क्वेश्चन है, वो सबको लगभग याद ही है। शांति निकेतन जो स्कूल था उसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा बनाया गया था, RN टैगोर। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक गीतांजलि पूछी जाती है, उसको भी आप याद रखना, जिसको कि क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि 1913 में मिला था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो इसमें सीधा सीधा आप विवेकानंद को लगा दीजिएगा। विवेकानंद जी ने यह कहा था कि मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। और यह 2025 में पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग का गठन, भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। तो भारत में मानव अधिकार आयोग जो है वो 1993 से अस्तित्व में आया था। इसे आप सीधा सीधा याद रखना। फिर पूछा गया कि मुदालियर कमीशन की स्थापना कब हुई? व्हेन वॉज द मुदालियर कमीशन एस्टेब्लिश? 48, 1986, 52 या फिर 64? तो जो इसका सही आंसर है वह है 1952। 1952 में आई थी ये मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विश्वास के भाग पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा आपको अजीब सा लग सकता है। इसके 3 भाग होते हैं विश्वास के, जिसमें एक ज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक भावात्मक पक्ष होता है और एक और कोई सा पक्ष होता है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसके जो 3 पक्ष होते हैं यह बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद रखना कि विश्वास के कितने भाग हैं? 3 है, एक ज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक और आप देख लेना आपके पास जो भी बुक्स वगैरह पढ़ी हों उसमें, या मुझे अभी याद आता है तो मैं आगे बता दूंगा। आगे पूछा गया है, बालकों के बीच मूंछों वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ये हमारे और कोई नहीं, गिजुभाई हैं, गिजुभाई बधेका, जिनकी पुस्तक स्वप्न दोष आपको यदि डीएलएड फर्स्ट ईयर का याद होगा तो आपने इसको बहुत देखा होगा। तो वो पुस्तक भी पूछी जाती है बार बार, और गिजुभाई बधेका को मूंछों वाली माँ बालकों के रूप में यह प्रसिद्ध है। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूछ रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू की गई थी? यह लागू की गई थी 2005 में, जिसके तहत हमें सभी प्रकार की सूचनाओं को पाने का अधिकार होता है। यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी कोई सूचना छुपा रही है जो कि सार्वजनिक होनी चाहिए, तो आप उस पर इस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है, बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? एक क्वेश्चन में से सिंपल भी है और बार बार भी आता है। कैलाश सत्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश में विदिशा डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था 1955 के समथिंग। इसके अलावा इन्हें जो है शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है, तो आपको वो भी याद रखना, इन नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। चलो 90 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पूछ रहा है कि भारतीय शिक्षा आयोग जो कि 1964 से 66 के दौरान कौन इसके अध्यक्ष रहे थे? तो इसका आंसर है कोठारी, यानी कि DS कोठारी। 1964 से 66 के दौरान जो है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रहे थे। कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान कहलाती है, यह कथन कार्ल रॉजर्स द्वारा कहा गया था कि कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला स्कूल किसके द्वारा प्रारंभ किए गए? यानी जो लेबोरेटरी स्कूल होते हैं उन्हें किसने शुरू किया था? तो जॉन डीवी जो है
इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला स्कूलों को स्थापित किया या शुरू किया? तो इसको भी आप सीधा सीधा याद रखना। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या पूछ रहा है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। वर्तमान में हमारे जो है 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें जो 11वां मूल कर्तव्य है वो है क्या, 6 से 14 वर्ष के बालकों को माता पिता का कर्तव्य होगा कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जो कि बाद में जोड़ा गया है। मूल में से 10 थे, जो कि हमने सोवियत संघ यानी कि USSR से सीधे सीधे उठाए थे। ये सब बातें आपको याद होंगी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत यानी कि जो फिल्टरेशन थ्योरी है यह किसने दी थी? तो जो फिल्टरेशन थ्योरी है यह मैकाले द्वारा दी गई थी। यह आपने हिस्ट्री में जब आप आधुनिक भारत पढ़ते होंगे तो वहाँ भी देखा होगा। मैकाले ने जो है फिल्टरेशन थ्योरी दी थी, इसको आपको सीधा सीधा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारी सीरीज का 14वां क्वेश्चन और DLED 2025 में ही पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा या जो ड्राफ्ट होता है उसको बनाने के समय अध्यक्ष कौन थे? इसके जो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे के। तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे के कस्तूरी रंगन, यानी डॉक्टर कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। सीधा सीधा आपको याद रखना है। इसके बाद NCF का पूरा फॉर्म, चूँकि आपको पता है हर बार एक ना एक फुल फॉर्म तो ज़रूरी पूछता है हर सब्जेक्ट में। इस बार NCF की पूछी गई है, तो NCF को आप इससे ऑप्शन से देखोगे तब भी हटा दोगे। कोड फॉर्म कुछ होता नहीं है, चाइल्ड फाउंडेशन जैसा कुछ है नहीं, और काउंसलिंग फैकल्टी होता नहीं। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सीधा सीधा याद रखना है। आप चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं इसको। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। लेकिन जब NCF का फुल फॉर्म आएगा तो आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही लिखना होगा, क्योंकि हिंदी का इतनी जल्दी आप क्लिक कर नहीं पाओगे। तो आपको सीधा N फॉर नेशनल, C फॉर करिकुलम, F फॉर फ्रेमवर्क याद रखना है। अब देखते हैं हम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि इसी सब्जेक्ट समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बहुत सही पूछे गए थे। देखिए किसके अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया पूछ रहा है। किसने कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? रॉस ने कहा, DV ने कहा, या फ्रावेल या मिल्टन ने कहा? तो इसका जो आंसर है वह है रॉस। रॉस ने यह कहा था कि शिक्षा जो है वह एक द्विमुखी प्रक्रिया है। चलो आगे चलते हैं। अ डिस्कवरी ऑफ अ चाइल्ड पुस्तक की रचनाकार का नाम पूछ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं आएंगे। ऐसी पुस्तक हमने उनकी पढ़ी नहीं। कितनी पुस्तकें पढ़ी रविन्द्रनाथ टैगोर की, लेकिन इस प्रकार की पुस्तक नहीं थी। गिजूबाई की तो वो स्वप्न से संबंधित पुस्तक है, वो वाली है। और इसमें फिर दो बचते हैं, और इसमें से जो आंसर है वह है मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने अ डिस्कवरी ऑफ अ चाइल्ड पुस्तक की रचना की थी। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें कौन सा सिद्धांत नहीं हो सकता? प्राविधिक सिद्धांत, रचनात्मक, चक्रीय या रेखीय सिद्धांत? तो जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें जो है रचनात्मक सिद्धांत नहीं होता। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि यदि आपसे कुछ सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं तो आप उसमें प्राविधिक सिद्धांत लगाइए, चक्रीय सिद्धांत लगाइए, रेखीय सिद्धांत लगाइए, लेकिन रचनात्मक सिद्धांत को मत लगाना। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ पूछ रहा है। विश्वविद्यालय आयोग का गठन के बारे में पूछ रहा है। तो विश्वविद्यालय आयोग जो है 1948 में ही बना दिए गए थे, क्योंकि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सब शिक्षा सबकी जिम्मेदारी सीधी सीधी भारतीय सरकार पर आती है। तो भारतीय सरकार 1948 में क्या करती है, एक आयोग बनाती है जो कि विश्वविद्यालय का आयोग होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी की कमीशन होती है। क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी शिक्षा का सबसे ऊपर वाले दर्जे पर काम करने वाली होती हैं, तो उनका आयोग जल्दी बनाना ही पड़ा। सन 1948 में इसको बना दिया गया था। 20वां क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ये क्वेश्चन जो है कई बार आया है, DLED फर्स्ट ईयर में भी आया है और यहाँ फिर से पूछ लिया है। मतलब एक ना एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति के बारे में बनते हैं। अब चूँकि लैटिन भाषा से ही इंग्लिश भाषा का जो है जन्म हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा कनेक्टिंग होगा। जैसे कि ये लिखा है एजुकोटम, एजुनेशन, इसके अलावा एजुकेयर या फिर आ और सा दोनों। तो इसका जो आंसर है उसमें आ और सा दोनों आएंगे, यानी कि ये एजुकेटम भी आएगा और ये जो है एजुकेयर भी आएगा। आ और सा दोनों से ही लैटिन भाषा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब पूछ रहा है ऑगस्ट काम्टे
के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ऑगस्ट काम्टे के अनुसार पूछे और बौद्धिक विकास की अवस्थाएं पूछे, तब भी आप 3 ही लगा देना। आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की। मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष के बारे में पूछ रहा है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है और ये भी रिपीट होता है। 1993 में जो है भारत में मानव अधिकार आयोग को बनाया गया था, ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि जेई, जो कि अपन से फुल फॉर्म पूछा था कुछ समय पहले कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस वर्ष से शुरू किया गया था पूछ रहा है। तो यह फिर से वही 2005 एक इम्पोर्टेंट ईयर है आपके इस सब्जेक्ट के लिए। कई चीज़ें 2005 में हुई है तो इसको आप ध्यान रखना। 2005 विकल्प के अनुसार 1994 से भी जुड़ी है, पर मुख्यतः 2005 ही है। मतलब 1905 से भी हुआ था, लेकिन जो मेन मानी जाती है वह 2005 से मानी जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब गांधी जी के द्वारा 3 RS में कौन सा शामिल नहीं था वो पूछा है। तो गांधी जी ने 3 RS और 3 ही HS दिए थे, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। जिसमें क्या शामिल नहीं था हमसे ये पूछा है। क्या रीडिंग शामिल नहीं थी, राइटिंग शामिल नहीं थी, अंकगणित या मनोरंजन? तो इसको आप ऑप्शन से हटा सकते हो। गांधी जी के अनुसार 3 RS में जो है रिक्रिएशन या मनोरंजन शामिल नहीं था। अरिथमेटिक शामिल था, इसके अलावा पढ़ना और लिखना शामिल था। तो गांधी जी ने 3 RS जो दिए वो इम्पोर्टेंट है, उसको देखना। हो सकता है बड़े क्वेश्चन के रूप में आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा कि इसमें पढ़ना है, लिखना है, तो इसके बारे में आप अपने हिसाब से भी कुछ कुछ चीज़ें लिख सकते हो इन 3 RS के बारे में। ठीक है, अंकगणित है तीसरा, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के 3 HS आ गए हैं, इसका अर्थ पूछ रहा है कि इसका 3 HS का अर्थ क्या है। अब HS है, एच से ही शुरू होंगे और आप ऑप्शन से इनको हटा सकते हैं, जैसे हाई, हार्ड, ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित नहीं है ये थोड़े स्वास्थ्य से संबंधित होंगे। इसके बाद हैप्पीनेस, ऑनर, हार्ट भी नहीं है, हेल्थ, होप भी नहीं है, हेड, हार्ट और हैंड है इसका सही आंसर। हमारे सामने 26वां क्वेश्चन आता है, क्षमता या किससे क्या आशा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। तो ये थोड़ा अपन दिमाग लगाएंगे तब भी हो जाएगा। जैसे क्षमता का आशा क्या होगा, सबको समान अवसर देना, निष्पक्षता और न्याय देना, केवल अमीरों की मदद। केवल वाले शब्द तो हटाना ही है क्योंकि ये तो नेगेटिव हो जाते हैं। केवल लगाए यानी कि नेगेटिव बात है, और जो हमसे पूछा गया है वो पॉजिटिव चीज़ है, यानी क्षमता से पूछ रहा है तो केवल वालों को हटाओ। इसके बाद 2 बचे, सबको समान अवसर देना या फिर निष्पक्षता और न्याय करना। दोनों हो सकते हैं इसके, लेकिन सबसे सही आंसर और सटीक होगा निष्पक्षता और न्याय को करना। यही हमारी क्षमता है। क्षमता, समता, क्षमता नहीं, समता है, सा वाली, याद रखना इसको। इसके बाद पूछा गया बोर्ड के घोषणा पत्र यानी जो बोर्ड डिस्पैच आया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। केवल तकनीकी शिक्षा को प्रसार कर रहा था, केवल वाला नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद इनमें से कोई नहीं तो आएगा नहीं। संस्कृत का विरोध कर रहा था, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, भले ही अंग्रेजों ने हमें इतने समय तक जो है हमारे देश पर शासन किया, लेकिन डायरेक्ट वो हमारी चीज़ों का विरोध नहीं करते थे, वो इनडायरेक्टली करते थे, तो सीधा सीधा विरोध तो नहीं आ सकता। तो इसका जो मेन उद्देश्य उन्होंने रखा था कि वह पाश्चात्य शिक्षा को विस्तार करना चाहते थे इंडिया में, यानी कि जो उनकी भाषा है या उनकी जो शिक्षा है, जिस तरीके से उनकी संस्कृति है, उस सबको भारत में प्रसार यानी कि उसको फैलाना चाहते थे। यही वुड डिस्पैच का मेन उद्देश्य था, मैंने वो वुड डिस्पैच। अगला क्वेश्चन क्षेत्र भ्रमण से है। इस पूछ रहा है क्षेत्र भ्रमण या फील्ड ट्रिप का महत्व क्या होता है। प्रत्यक्ष अनुभव करना बिल्कुल होता है। क्या मनोरंजन होता है, हाँ, लेकिन समय की बर्बादी। भाई फील्ड ट्रिप में समय की बर्बादी थोड़ी होगी, समय तो अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें आपको अनुभव आएगा, मनोरंजन भी आएगा, साथ में शिक्षा भी आएगी। और जो एक दिया है केवल घूमना, तो केवल घूमना तो किसी हालत में नहीं हो सकता क्योंकि केवल में नेगेटिव है। तो इसका सबसे अच्छा जो सटीक आंसर, क्योंकि इसमें ऐसा दिया नहीं है, यदि इसमें ऐसा दिया था उपरोक्त सभी या ए और बी सही तो मनोरंजन आ जाता उसमें, लेकिन इसमें किसी एक को ही चुनना है तो प्रत्यक्ष अनुभव सबसे अच्छा आंसर है, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। इससे आपको मनोरंजन भी होता है क्योंकि आपको जब एकदम से कहीं घुमाने ले जाएंगे तो आपको अच्छा तो लगता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका महत्व है भाई प्रत्यक्ष अनुभव यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस में है। चलिए 26वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 29वें क्वेश्चन पर आ गए हम। पूछ रहा है बेसिक शिक्षा यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इसको सीधा सीधा आपको याद रखना है, हमारे महात्मा गांधी ने हमें बेसिक एजुकेशन की अवधारणा दी थी। तो हु गेव द कंसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन, तो महात्मा गांधी, जो कि 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था और 1869 में।
और बाकी आप गांधी जी की सारी स्टोरी जानते ही हैं, नोट पर फोटो गांधी जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का मुख्य आधार पूछ रहा है, क्या व्यक्तिगत लाभ से संबंधित है, सामाजिक समानता और न्याय से संबंधित है, तानाशाही या फिर धार्मिक कट्टरता से संबंधित है। तो जो समाजवाद है उसका क्या लाभ हो सकता है। देखो, व्यक्तिगत लाभ का समाज से क्या संबंध, क्योंकि समाज की बात हो रही ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति की। और डिक्टेटरशिप समाजवाद में नहीं है, क्योंकि समाजवाद वैसे एक अच्छी चीज़ है, सोशलिज्म। अब कोई अपनी देश अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके उसमें तानाशाही करने लगे तो वो बात अलग होती है, लेकिन वैसे जो पन्नों पर जो समाजवाद है उसका जो एक अच्छी चीज़ मानी गई, सभी को समान अवसर देना, समान बराबरी रखना, सब में किसी के एक के पास धन का वितरण ज़्यादा ना हो, सबके पास समान धन का वितरण हो, इस प्रकार का होता है समाजवाद। तो धार्मिक कट्टरता इसमें होती नहीं, क्योंकि समाजवाद में धर्म को मान्यता ही नहीं दी जाती है, यानी कि किसी भी धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है। तो सीधा सीधा आंसर इसका बन रहा है कि सामाजिक समानता और न्याय को लाना क्या है, सोशलिज्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम 2023 के क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ से हमारा 31वां क्वेश्चन शुरू होगा। अब ये पूछ रहा है कि ज्ञान की विशेषता क्या मानी जाती है। एक मानसिक क्रिया है ज्ञान, तथ्यों का विश्लेषण है ज्ञान, या परिवर्तन है। तीनों ही पॉजिटिव पॉइंट हैं, मानसिक क्रिया भी है, तथ्यों का विश्लेषण भी होता है, ज्ञान परिवर्तनशील भी है, ज्ञान को हम हमेशा परिवर्तित कर सकते हैं। आज आप डीएलएड कर रहे हो सकता है आगे चलकर आप कुछ और करने लगो, तो आपके ज्ञान में परिवर्तन तो होना ही होना है। तो ज्ञान का परिवर्तन भी होता रहता है, यानी कि इसमें सभी के सभी आएंगे, और जब भी उपयुक्त सभी आता है तो ज़्यादातर आंसर में उपयुक्त सभी सही ही होता है। एमिल के लेखक पूछ रहा है, एमाइल के किसने लिखा, गांधी ने लिखी, रूसो ने, डीवी ने, या फिर मारिया मॉन्टेसरी ने लिखी। तो सीधी सीधी बात है, एमिल को आप लगाना रूसो से, एमिल को रूसो से कनेक्ट करना। यदि क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं और इसमें फिर से वही आंसर आएगा, हमारे टैगोर जी द्वारा नहीं शांति निकेतन को स्थापित किया गया था। अब आगे चलिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या पूछ रहा है। ये भी शायद ये मौलिक अधिकारों की पूछ रहा है, उसमें मौलिक कर्तव्य पूछे थे, यानी कि संविधान से भी कई क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। सीधा सीधा आप याद रखना, मौलिक अधिकार 6 होते हैं। मुदलियार कमीशन की स्थापना वर्ष पूछ रहा है। अभी हमने मुदलियार कमीशन से एक और क्वेश्चन देख लिया था, तो आप समझ रहे हो कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं। 1952 में जो है मुदलियार कमीशन को बनाया गया था। ज्ञान का क्षेत्र कैसा होता है पूछ रहा है, यानी कि द फील्ड ऑफ नॉलेज संकुचित है, संकुचित तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या यह आंसर होगा, नहीं होगा। व्यापक और असीमित बिल्कुल यह पॉजिटिव है, हो सकता है। सीमित लिमिटेड भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो क्या है, कितना भी बढ़ा सकते हो आप, दुनिया भर का ज्ञान रख लो अपने पास तब भी कम पड़ेगा, ब्रह्मांड का ज्ञान रख लो तब भी कम पड़ेगा। तो क्या है, व्यापक और असीमित ही होना चाहिए ज्ञान के क्षेत्र का जो है। ये देखिए, इसके बाद शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है, यह कथन किसने कहा था। यदि शिक्षा के द्वारा जो है नैतिक चरित्र विकसित होता है, यह कथन हार्वर्ड द्वारा कहा गया था, आप सीधे सीधे याद रखना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCI की स्थापना वर्ष को पूछ रहा है। एक 2005 इम्पोर्टेंट और एक 2007 इम्पोर्टेंट, दोनों में बहुत सी चीज़ों की स्थापना हुई है और इस सब्जेक्ट के हिसाब से दोनों इम्पोर्टेंट है। 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को स्थापित किया गया था। फांसीवाद किसका एक प्रतिरूप हो सकता है, क्या ये लोकतंत्र का प्रतीक होगा, इसके नाम में ही ऐसा लिखा है, लोकतंत्र से कैसे संबंधित हो सकता है, क्या समाजवाद का प्रतीक होगा। समाजवाद भी एक अच्छी चीज़ होती है, कागजों पर अच्छी चीज़ है। अब कोई देश समाजवाद का नाम लेते हुए और तानाशाही करे वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन बेसिकली समाजवाद एक अच्छी चीज़ है जिसमें सभी को समान माना जाता है और समान रूप से धन या जमीन या जो भी चीज़ें होती हैं, देश के जितने भी स्रोत होते हैं समान रूप से वितरित किए जाते हैं। तो समाजवाद एक अच्छी चीज़ है। क्या यह साम्यवाद से यानी कम्युनिज्म से संबंधित है, नहीं भाई, कम्युनिज्म से भी नहीं है। फांसीवाद में फांसी आ रही है, सीधी सीधी बात है, इसमें क्या होगा, तानाशाही की बात होगी, जो कि फांसीवाद कहाँ पर था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय इटली में था, मुसोलिनी का आपने नाम सुना होगा। तो फांसीवाद क्या है, एक प्रकार की तानाशाही। मानव अधिकार दिवस को कब मनाया जाता है, यानी कि मानव अधिकार दिवस पूछ रहा है, शायद 10 दिसंबर को आता है, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ। यहाँ 10 दिसंबर को जो है हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है आपको। शिक्षा में
निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन से क्या तात्पर्य, ये भी शायद रिपीट हो गया। अब देखो इसमें से आप क्या हटा सकते हो, केवल गरीबों की शिक्षा हटा दोगे क्योंकि केवल आ गया है। तकनीकी शिक्षा को नहीं हटा सकते, हो सकता है हो भी जाए क्योंकि आपको एकदम से पता तो नहीं होगा। तो इसमें जो आएगा वो आएगा शिक्षा का ऊपर से नीचे की ओर छनकर पहुंचना, यानी कि एजुकेशन फिल्टरिंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जो सबसे ऊपर ज्ञान की प्रतिभा है वह अपने से नीचे वाले को उसके लेवल के हिसाब से शिक्षा देगी कि इसके हिसाब से इसके क्या ज़रूरी है, क्योंकि इसके पास ढेर सारा ज्ञान है और इतना ज्ञान इसको देने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इसके लिए जो लिमिटेड ज्ञान है उसको फिल्टर करके देंगे, इसके नीचे ये थोड़ा ज्ञान फिल्टर करके देगा। इस प्रकार से ज्ञान चलता है, इसको कहते हैं शिक्षा में फिल्ट्रेशन। अब पूछ रहा है 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया था, वेयर वॉज ऑल इंडियन नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। तो यह जो है वर्धा महाराष्ट्र में ही है। यहाँ पर 1937 के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को स्थापित किया गया था, इसको आपको आयोजित किया गया था, इसको याद रखना है। शिक्षा के जो 4 स्तंभ हैं इसका सुझाव किसने दिया था, सीधा सीधा याद रखना, यूनेस्को और डेलर्स कमीशन ने शिक्षा की जो 4 पिलर थ्योरी है ना शिक्षा में, इसको यूनेस्को ने और डेलर्स कमीशन द्वारा इसका जो है सुझाव दिया गया था। अब पूछ रहा है कौशलात्मक ज्ञान स्किल रेटेड नॉलेज की मुख्य विशेषता पूछ रहा है। तो क्या स्किल रेटेड नॉलेज में रटना होता है या केवल पढ़ना होता है। अब देखो केवल आ गया, नेगेटिव हो गया, सीधा हटाना। अब इसमें इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, तो क्या है, अभ्यास के द्वारा सीखना ही क्या है, कौशलात्मक ज्ञान है। बचपन बचाओ आंदोलन देखो फिर से आ गया, कैलाश सत्यार्थी दोबारा से आ गए, यानी कैलाश सत्यार्थी क्या है, इंपोर्टेंट है। बचपन बचाओ आंदोलन 1955-56 के समथिंग का था, थोड़ा आप कंफर्म भी कर लेना। इसके अलावा यह विदिशा से संबंधित थे, मध्य प्रदेश की ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सब इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और शायद 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की एक महिला है, उनके साथ दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। बचपन बचाओ आंदोलन की प्रेरणा यही है। अब क्या है इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, चलो ठीक है। अब आते हैं अपन सेकेंड ईयर के 2022 वाले पे आते हैं। अब मारिया मॉन्टेसरी के जन्म के बारे में पूछ रहा है कि ये कहाँ से संबंधित थी। तो यह जो है मारिया मॉन्टेसरी इटली से संबंधित थी। आपने जॉर्जिया मेलोनी का नाम तो जरूर सुना होगा, आज के समय में बहुत चर्चित रहती हैं। जॉर्जिया मेलोनी अभी इटली की जो है पीएम है, उसी देश से मारिया मॉन्टेसरी का सीधा सीधा संबंध है। टैगोर को उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार में, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1913 में टैगोर को अपनी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि लिटरेचर में दिया गया था। यह भारत के पहले जो है वो बने थे नागरिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये सारी चीज़ें आप याद रखना है। अब पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित था। तो यह क्या 12 भागों में था, 16, 18 या 20 में था। तो यह था जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसे 12 भागों में दस्तावेज को विभाजित किया गया था। आपको याद रखना होगा सीधा सीधा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1959 में यह मुख्य घोषणा की गई थी यूएनओ द्वारा, सीधा याद रखिए आप। कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। कुछ करना या करने की क्रिया की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन कार्ल स्वैबेपी द्वारा कहा गया था। यह भी सीधा सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कौन से वर्ष में हुआ, यह भी सीधा सीधा याद रखना आपको। 1952 में जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है जो क्वेश्चन आते हैं वो ईयर से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी लग रहा होगा कि मुझे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके जो ईयर हैं उनको याद करना है, या एक बार देख कर जाना है कि कौन सी ईयर में कौन सी चीज़ हुई थी, क्योंकि इसमें जो ईयर वाले ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ रहा है।
अब पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है में कक्षा तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई, 1 से 12 तक की गई, 1 से 10, 1 से 8 या 5 से 10। तो जाहिर सी बात है 1 से 12 तक की गई होगी, क्योंकि 1 से 12 तक ही हमारे जो सरकारी स्कूल चलते हैं। तो इसमें जो एनसीएफ में इसकी चर्चा की गई होगी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनका वर्णन करता है। मूल कर्तव्य की बात नहीं कर रहा, मूल अधिकारों की बात कर रहा है। तो ये होंगे 12 से लेकर 35 तक, जिसमें कि आर्टिकल 32 इम्पोर्टेंट है, संविधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि यदि कोई भी प्रकार का अधिकार आपका शोषित होता है तो इस आर्टिकल के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ओर जा सकते हो, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा 12 बाकी ये सारे ही 12 से 35 तक सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको एक बार आप देख लेना। और ये भाग 3 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, यानी कि नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी के गठन के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन जो हैं ईयर रिलेटेड आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें ज़्यादातर आपको ईयर रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 1958 में देशमुख कमेटी के द्वारा देशमुख कमेटी करके थी, उसने जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षक समिति का गठन किया था, या फिर समिति की सिफारिश पर फिर इसको बनाया गया होगा देशमुख समिति के। चलिए, हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम क्या हो सकती है? तो देखो भाई, केवल आ गया तो आंख मूंझ के ऐसे हटा देना उसको। सीखने का क्षेत्र हो सकती है उन सभी क्रियाओं का योग जो बालक स्कूल में करता है, या फिर केवल परीक्षा की तैयारी। तो ये दो ऑप्शन तो आप वैसे भी हटा दोगे। अब क्या है, या तो सीखने का क्षेत्र होगा या उन सभी क्रियाओं का योग जो बालक स्कूल में करता है। तो अब हेनरी के अनुसार उसने यही कहा कि जो सभी क्रियाएं बालक स्कूल में करता है वे सब क्या हैं? पाठचर्या हैं। वुड के घोषणा बताया कि जो वुड डिस्प्लेस है इससे द्वारा क्वेश्चन आ गया, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फिर से वही आ गया है और आपको पता है इसका उद्देश्य क्या था? पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करना, यानी कि जो वेस्ट की जो ज्ञान और शिक्षा थी उसका प्रसार करना था। धर्म का प्रचार क्यों ही करेगा, संस्कृत क्यों ही पढ़ाएगा? तो ये सब हटा देना, इसमें केवल लगाए तो वैसे भी हट जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन है हमारा 2022 में पूछा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या पूछ रहा है। ये देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन है। 11 मूल कर्तव्य हैं, 11वां बाद में जोड़ा गया है। इसको आप थोड़ा याद रखना कि 11वीं में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। तो और ये कब जोड़ा गया था? मेरे हिसाब से 1986 के समथिंग जोड़ा गया था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। कंफर्म आप कर लेना इसको और इसको याद रखना, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए। निस्यंदन का सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी द्वारा पूछ लिए इसने। यह फिल्ट्रेशन थ्योरी जो दी गई थी वह मैकाले ने दी थी, और मैकाले ने सोच कर दी थी कि जैसे जो सबसे टॉप पर होगा वो ब्रिटिश अधिकारी होगा, उसके पास ज्ञान के बहुत ज़्यादा भंडार होंगे। नीचे होगा वो थोड़ा लोअर रैंक का होगा तो उसे थोड़ा कम ज्ञान दो, ताकि वो इतना ना बढ़ सके कि आपके बराबर या आपसे ऊपर पहुंच सके। उसके नीचे जो भी भारतीय होगा उसको और कम ज्ञान दो, उसके नीचे के और कम दो। इस प्रकार से जो है फिल्ट्रेशन करते रहो। ऐसा कुछ इसका जो है निस्पंदन का सिद्धांत है। बेसिक शिक्षा का मुख्य आधार क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हुआ है, तो इसको अपन देखते हैं। केवल लगा है, हटाओ। धार्मिक शिक्षा बेसिक शिक्षा नहीं हो सकती। धार्मिक शिक्षा को वैसे भी भारतीय संविधान ने अलग रखा है शिक्षा से, यानी कि हमारे जो भी सरकारी स्कूल या सरकारी बॉडी संस्थाएं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, ऐसा संविधान में कहा गया है। इसके अलावा मशीनों का ज्ञान बेसिक शिक्षा कैसे हो सकती है? मशीनों का ज्ञान तो हाई शिक्षा होगी ना, ये तो इंजीनियर लोगों की होती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आ जाती है। तो यहाँ पर जो आएगा हस्तशिल्प और उत्पादक कार्य आएगा बेसिक शिक्षा में। ठीक है। अब बताए भारत में मानव अधिकार आयोग जो है कौन से वर्ष में स्थापित हुआ? फिर से भाई क्या रिपीट क्वेश्चन 1993 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट है तो आप समझ सकते हो रिपीट हो सकता है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है जब इतनी बार रिपीट हो रहा है तो। अब आते हैं अपन जो है 2021 के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। 61वां क्वेश्चन हमारे पास आया है कि मनुष्य की अंतर्निहित मूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसके द्वारा कहा गया था? और विवेकानंद का ये क्वाइट फिर से आया है।
एक और शायद आया था, इससे अलग था या यही था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आया था। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि विवेकानंद से भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, इन्होंने क्या क्या कहा था शिक्षा के बारे में उससे। भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। जो भारत है उसमें मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। फिर से रिपीट। मॉन्टेसरी की पद्धति की जन्मदाता पूछ रहा है, मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता कौन होंगे? अब मारिया मॉन्टेसरी होंगी, कस्तूरबा गांधी होंगी, विवेकानंद होंगी। अब जब वो नाम में ही मॉन्टेसरी है तो कौन होंगी जन्मदाता? मारिया मॉन्टेसरी होंगी। कोठारी आयोग का गठन पूछ रहा है। कोठारी आयोग का गठन अपन ने पहले भी देखा था, उसमें ऐसा आया था, इधर ही दिया था कि 1964 से 66 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है कि कोठारी आयोग 1964 से 66 और क्या काम था ये भी हम आगे वाले विकल्प में देख चुके हैं, तो उसको भी याद रखना। हो सकता है दोबारा से रिपीट हो जाए। ज्ञान का प्रकार पूछ रहा है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। तो सीधी बात है, सामान्य ज्ञान कोई पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ नहीं है, विशिष्ट ज्ञान कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, दोनों ही आंसर आ जाएंगे और भी दोनों आ जाएंगे। हाउ वी थिंक के लेखक पूछ रहा है, हाउ वी थिंक हम कैसे सोचते हैं, इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक भी जॉन डीवी की है, इसको भी याद रखना। बचपन बचाओ आंदोलन कितनी बार रिपीट होगा? आप खुद भी समझ सकते हैं किसके है, कैसा कैलाश सत्यार्थी का है, उस इनके बारे में तो मैं लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता ही चुका हूँ। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कौन से वर्ष में पारित हुई थी? ये भी रिपीट है, 2005 में हुई थी। नई शिक्षा नीति का गठन पूछ रहा है, तो नेशनल एजुकेशन 2000 पॉलिसी 2020 का गठन। अब इसमें मैं क्या ही बोलूँ, 2020 में ही तो आई है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी को तो पढ़ते हैं NEP 2020 कर करके, तो वो तो 2020 ही है। हाँ, यदि उसमें ये ना लिखा होता तो आपको लिए ट्रिकी हो सकता था, लेकिन नई शिक्षा नीति सबसे लेटेस्ट वाली है जो 2020 में आई है, तो वैसे भी आंसर 2020 ही लगाना है आपको। ज्ञान एक कैसी वस्तु है, मूर्त है, अमूर्त है या फिर दोनों ही है? तो यहाँ पर देखो, ज्ञान जो है हम उसको क्या छू सकते हैं? ज्ञान को हम छू सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं छू सकते। मूर्त फॉर्म वो होती है जिसको हम छू सकें फिजिकली, जिसको टच कर सकें या जो फिजिकली रूप में हो, तो वो ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान क्या है? एक अमूर्त है जो सिर्फ हमारे माइंड में होता है, शब्दों के जरिए बयां किया जा सकता है, आप उसको छू नहीं सकते हैं। इनकी फॉर्मलेस है या एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसको याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा को हम शब्दों में अर्थ दें तो क्या हो सकता है? केवल पढ़ना हो सकता है। अब चूंकि केवल पढ़ना तो नेगेटिव है, क्योंकि केवल लगा है उसमें, तो ये तो होगा नहीं। तो यदि ये नहीं होगा तो उपयुक्त तो सभी भी नहीं होंगे, है ना। तो अब दो बचे अपने पास, व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास शिक्षा है। तो व्यवहार में परिवर्तन तो बगैर शिक्षा के भी हो सकता है, क्योंकि समाज में चलते चलते धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। जरूरी नहीं वह शिक्षा की वजह से, या शिक्षा की वजह से भी आ सकते हैं या आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अंतर्निहित शक्तियों का जो विकास होगा, जो आपकी अंदर की पावर है, वह शिक्षा के जरिए ही विकसित होंगी। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होगा अंतर्निहित शक्तियों का विकास। अब पूछा है, समानता से क्या आशा है? भेदभाव और अंत, भेदभाव का अंत और समान अवसर। पहला वाला बहुत ही शानदार ऑप्शन है और यही होगा ज़्यादातर। देखो, केवल लगा है, सीधा हट जाएगा। विशिष्ट अधिकार या किसी को विशेष अधिकार देना, ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो क्या आएगा? भेदभाव का अंत और समान अवसर देना ही क्या है? समानता है। अब समाजवाद की सही परिभाषा के बारे में जानना चाह रहा है वो आपसे। तो जहाँ उत्पादन के साधनों पर समाज का ही अधिकार हो, यह होगा केवल निजी। देखो, अब यहाँ से देखो, नेगेटिव आ गया, इसको हटा दो। तानाशाही नेगेटिव हो गई, हटा दो। राजा का शासन भी अच्छा नहीं होता, राजा का शासन होगा तो भी एक तरीके की तानाशाही हो गई ना, एक व्यक्ति द्वारा ही डिसीजन लिए जा रहे हैं करोड़ों लोगों के, तो ये तो तीनों ही नहीं हो सकते। अब बचा कहाँ? जहाँ उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार हो, वही क्या है? सोशलिज्म है। यानी कि जितनी भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं उस पर पूरे समाज का बराबर का अधिकार ही क्या होता है? सोशलिज्म होता है। अब बात करते हैं आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? छात्रों को फेल करना। अभी ऑटोमेटिक ही नेगेटिव होगा, किसी को फेल करना नेगेटिव चीज़ है, यानी कि हमें किसी को फेल नहीं करना है। इसका उद्देश्य फेल करना तो हो ही नहीं सकता। केवल अंक देना, केवल लगा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अंक देना उद्देश्य हो सकता है, लेकिन केवल अंक देना उद्देश्य नहीं हो सकता। सज़ा देना तो किसी हालत में नहीं हो सकता। सज़ा दोगे तो तुम खुद सज़ा देगा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, तो तीन तो नहीं होंगे। लेकिन अधिगम में सुधार और फीडबैक, जो कि बड़ा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, यही होगा।
यानी कि लर्निंग में सुधार करना और फीडबैक देना कि आप क्या सुधार सकते हो या किससे और अच्छा बेहतर बन सकते हो। अब जॉन डेवी पर से क्वेश्चन आया, जॉन डेवी से देखो कितने क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव में, 3-4 क्वेश्चन जॉन डेवी से रिपीट हुए। तो आप यहाँ से यदि चाहो तो जॉन डेवी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, उन्होंने क्या क्या किया, क्या कौन सी पुस्तक लिखी। तो इनके अनुसार एक पूछ रहा है शिक्षण विधि का नाम। अब देखो रटने की विधि तो वो देंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है। व्याख्यान विधि भी एक तरीके से नेगेटिव है। प्राइमरी शिक्षा में व्याख्यान विधि जो है इसको जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए तो एक तरह से ठीक माना जा सकता है, लेकिन हम तो डीएलएड कर रहे हैं, हम प्राइमरी वाले हैं, हमारे लिए लेक्चर मैटर नहीं है। बच्चों को लेक्चर नहीं सुनाने हैं, बच्चों को ऐसे समझाना है चीज़ों को खेलों के जरिए या मनोरंजन के जरिए जिससे उन्हें लगे भी ना कि वह पढ़ रहे हैं और वो सीख भी जाएँ। इसलिए व्याख्यान विधि नेगेटिव है हमारे लिए। रटने की विधि, व्याख्यान विधि दोनों ही नेगेटिव है। इसके अलावा मौन वाचन, यानी अब तुम्हारे पास 6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, 8 साल के, 10 साल के बच्चे हैं, इनको मौन वाचन कराओगे क्या? मौन वाचन तो जो है बड़े बच्चों के लिए होगा जो कि 14-15 साल से ऊपर या मतलब जिनकी अच्छी खासी जो है अर्जन ज्ञान का हो चुका है उनके लिए मौन वाचन है। तो अपने लिए क्या है, करके ही सीखना है। यही है शिक्षण विधि जॉन डेवी के अनुसार। चलिए तो यहाँ पर हमारे जो है 75 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं और ये 75 क्वेश्चन 2021 से लेकर 2025 तक आए हुए हर सेट के 15-15 क्वेश्चन है जो कि कहीं एक वाक्य में आए हों या रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प, उन्हें मैंने बनाया 4-4 के ऑप्शन के जरिए ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। और इसके अलावा 2020 के मैं ले सकता था लेकिन 2020 का मुझे वो सेट नहीं मिल पाया, तो मैंने 2020 के नहीं रखे हैं इसमें क्योंकि मुझे सेट ही नहीं मिला। तो ठीक है, बाय बाय।